अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवारा गर्दी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जिस मुल्क की सैर को जा रहे हैं उसको फूलों और नहरों का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, इंतहाई खूबसूरत मैदानों में लहलहाते फूलों के बागात से भरा हसीन तरीन मुल्क, जिसे उर्फ़े आम में हॉलैंड भी कहते हैं, लेकिन दरअसल हॉलैंड इस मुल्क में वाक़या 2 सूबों पर मुश्तमिल इलाके का नाम है, जबकि इसका असल नाम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड है। शुमाल मगरिब यूरोप का एक मुल्क जिसकी सरहदें मशरिक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम, जबकि शुमाल में शुमाल मगरिब तक समुद्री हदूद वाक़या है। नीदरलैंड का कुल रकबा 41,543 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 131वां जबकि यूरोप का 32वां बड़ा मुल्क है। नीदरलैंड की कुल आबादी 1,70,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से नीदरलैंड दुनिया का 67वां जबकि यूरोप का 11वां बड़ा मुल्क है। आबादी में 50% यानी आधे लोग ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं, बाकी 24% रोमन कैथोलिक, 6% प्रोटेस्टेंट और बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले आबाद हैं। नीदरलैंड एक खुद मुख्तार रियासत है जिसका निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है। मौजूदा बादशाह का नाम विलियम अलेक्जेंडर है, जबकि वज़ीर आज़म का नाम मार्क रूट है, जो कि 2010 से इस ओहदे पर फाइज हैं। मार्क रूट वज़ीर आज़म होने के बावजूद आज भी ऑफिस साइकिल पर आता है। नीदरलैंड नहरों के जाल के दरमियान वाक़या खूबसूरत मैदानों, ट्यूलिप के हसीन बागात, विंड मिल्स और ख़ास तौर से बनाए गए साइकिल रूट्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। नीदरलैंड की कौमी ज़बान डच है। नीदरलैंड के मायने हैं निचला इलाका, यानी नीदरलैंड का ज़्यादातर हिस्सा सतह समुंदर से नीचे वाक़या है। एम्स्टरडैम नीदरलैंड का दारुल हुकूमत और बड़ा शहर है, जबकि रोटरडैम और हैग भी बड़े शहरों में शुमार होते हैं। रोटरडैम को यूरोप के साथ साथ दुनिया की बड़ी बंदरगाह माना जाता है। नीदरलैंड फूलों, नदियों, झीलों, विंड टर्बाइनों, हमवार सतह और पनचक्कियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हैग दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके नाम के साथ दी लगाया जाता है, यानी कि दी हैग कहलाता है। ये नीदरलैंड का इंतहाई खूबसूरत शहर है। मीलों तक फैले बीच के किनारे होटल और घर हैं। ये शहर आलमी अदालत बराए इंसाफ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आलमी अदालत इंसाफ के साथ इस शहर में 150 के करीब दीगर आलमी इदारे भी कायम हैं, जिनमें आलमी अदालत बराए जराइम, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया, यूरोपोल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन शामिल हैं। अब एक नज़र नीदरलैंड की तारीख पर। नीदरलैंड में इंसानी ज़िंदगी के आसार कोई 5000 कबल मसीह में मिलते हैं। ये मुल्क रोमन दौर में 4 सदियों तक अजीम और मुक़द्दस सल्तनत रोम के ज़ेर असर रहा, और यही इलाका इस अजीम सल्तनत की हद भी था, यानी रोमन शहनशाहों ने 4 सदियों तक इस इलाके पर हुकूमत की। रोमी दौरे हुकूमत में ही इस इलाके में दीगर कबाइल भी आकर बसना शुरू हो गए थे, जिन्होंने इस खित्ते की आबादकारी में बड़ा किरदार अदा किया। रोमन दौर के बाद 411 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये इलाका फरसियाई लोगों के ज़ेर असर रहा। 1000 ईस्वी से 1432 ईस्वी तक इस खित्ते को बाकायदा मुक़द्दस रोमी सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद 1433 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक इस मुल्क पर बर्गनदास और हैबसबर्ग कबीलों की हुकूमत रही। ये दोनों ख़ानदान बहुत सालों तक नीदरलैंड पर हुकूमत करते रहे। बर्गनदास ख़ानदान वक्त के साथ किस्सा पारीना बन गया, जबकि हैबसबर्ग ख़ानदान की शाखें आज भी दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं। हैबसबर्ग के दौरे हुकूमत में सल्तनत हिस्पानिया ने नीदरलैंड की सरजमीन पर मुदाखलत शुरू कर दी। इन दिनों हॉलैंड का बड़ा नाम हुआ करता था। हॉलैंड के लोगों ने हिस्पानवी सल्तनत की गुलामी को कबूल नहीं किया और 26 जुलाई 1581 को आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये फैसला स्पेन वालों को नागवार गुजरा तो उन्होंने नीदरलैंड के कई मज़ीद इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। सल्तनत हिस्पानिया की मुदाखलत के साथ ही इस इलाके में जंग शुरू हो गई, जो कि तकरीबन 80 साल तक जारी रही। इस जंग में 10,000 से ज़्यादा फ़ौजियों और शहरियों को हलाक कर दिया गया। 1648 में होने वाले मुआहदे के बाद नीदरलैंड के लोगों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया। ये मुआहदा तारीख़ में पीस ऑफ वेस्टफालिया के नाम से मौजूद है। इस मुआहदे के तहत 30 जनवरी 1648 को ये एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस दौर में हॉलैंड बहुत ही अहमियत का हामिल था। आज़ादी के बाद से इस मुल्क को पूरे यूरोप में हॉलैंड के नाम से शोहरत मिली।
اسی لیے آج بھی بہت سے لوگ ہالینڈ کو ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ نیدرلینڈ کے 2 صوبوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے۔ آزادی کے بعد بھی نیدرلینڈ اپنے کئی علاقوں کے حصول کے لیے جنگوں میں مصروف رہا۔ 9 سال کے لیے کنگڈم آف ہالینڈ کے نام سے ایک حکومت بھی بنی، لیکن 1815 میں اس سلطنت کا نام یونائٹڈ کنگڈم آف نیدرلینڈ رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ ریاستیں مزید اس سلطنت میں شامل ہو گئیں۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے 1,40,000 یہودی نیدرلینڈ میں بسا کرتے تھے، جو کہ جنگ کے بعد صرف 40,000 رہ گئے، پھر وہ بھی نیدرلینڈ چھوڑ کر اسرائیل منتقل ہو گئے۔ 10 اکتوبر 2010 کو کیریبین نیدرلینڈ کا قیام عمل میں آیا، جب 3 جزیرہ نما چھوٹے کیریبین ممالک نے کنگڈم آف دی نیدرلینڈ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ایک عرصے تک اس ملک نے جنگ، لاشوں اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مگر پچھلی 1 صدی سے یہ ملک اپنے آپ کو منوانے پر تلا ہوا ہے۔ نیدرلینڈ میں سبھی مذاہب کے لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیدرلینڈ تقریباً $50,000 فی کس آمدنی کے ساتھ دنیا بھر میں 23ویں نمبر پر ہے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی نیدرلینڈ کے لوگ کاروں کا استعمال زیادہ نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان چیزوں کے بیجا استعمال سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے، اسی لیے وہ کاروں کی جگہ سائیکل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں سائیکلوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 1.3% زیادہ ہے، یعنی ہر 1000 لوگوں کے پاس 1300 سائیکلیں ہیں، اور وہ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ سائیکلوں کا اتنا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہی نیدرلینڈ کی حکومت نے اپنے لوگوں کی آسانی کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سڑک پر سائیکل سواروں کے لیے الگ راؤٹس بنائے ہیں، جن میں کبھی بھی کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، اور اگر غلطی سے کوئی شخص اس مخصوص راستے پر موٹر سائیکل یا گاڑی لے جائے تو اس کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ نیدرلینڈ میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ 5 سال کے ہر بچے کو اسکول بھیجنا ماں باپ پر لازم ہے۔ عورتوں اور مردوں کی تعلیمی شرح یکساں ہے، یعنی 99%، جبکہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ جرائم کے کم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2013 میں نیدرلینڈ کی جیلوں میں صرف 8 قیدی اپنے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے۔ نیدرلینڈ میں چلنے والی تمام ٹرینیں ہوا سے پیدا کی جانے والی توانائی سے چلتی ہیں۔ ان ٹرینوں میں روزانہ 6 لاکھ سے زائد افراد سفر کرتے ہیں۔ نیدرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں عصمت فروشی ایک کاروبار ہے، اور طوائفیں اپنے کاروبار سے حاصل آمدنی پر حکومت کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ اس کاروبار کے لیے ایمسٹرڈیم شہر میں ریڈ ڈسٹرکٹ کے نام سے ایک مخصوص علاقہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیدرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جہاں منشیات کا نشہ کرنا جرم نہیں، اور عام کافی بارز ہی کی طرز پر چرس اور افیم وغیرہ کے نشہ کرنے کے لیے مخصوص بارز موجود ہیں۔ دنیا کے 4 دیگر ممالک کی طرح نیدرلینڈ میں بھی شراب میکڈونلڈ پر فروخت کی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ میں ہم جنس پرستوں کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت ہے، اور نیدرلینڈ نے یہ قانون 2001 میں منظور کیا تھا۔ نیدرلینڈ کے لوگ بہت صحت مند ہونے کے ساتھ دنیا میں سب سے لمبے قد کے بھی ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے 60% لوگ زراعت اور باغبانی کے شعبے سے منسلک ہیں۔ نیدرلینڈ میں جہاں جائیں مسکراتے چہرے ہی نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ پولیس اور سیکیورٹی کے اہلکار تک دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ کوئی پولیس والا اگر کسی کو روک بھی لے تو ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کرنے کے بعد روکے جانے کا مقصد بیان کرے گا۔ پولیس کا کوئی اہلکار کسی کو اوئے کہہ کر مخاطب نہیں کرتا۔ ہیگ میں درجنوں سربراہان مملکت آتے اور جاتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی روٹ لگتا ہے، نہ ہی کوئی راستہ بند کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی جگہ پر ٹریفک جیم ہوتی ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کو صرف چند لمحوں کے لیے روکا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ، VIP موومنٹ کہہ کر۔ ایمسٹرڈیم زیادہ تر لکڑی کے کھمبوں پر تعمیر ہے، جو کہ 12 میٹر تک زمین میں دھنسے ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں فراہم کی جانے والی خوراک انتہائی سستی ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھرپور اور بہترین ہوتی ہے۔ زمین کے دامن پر سجے ہر سو پھیلے ان گنت رنگوں کی پریاں، جنت سے دھرتی پر اترتی ہوئی خوبصورتی، دلکشی رانائی، ہر سمت بکھری ہوئی خوشبو۔ اگر ایک ہی جگہ دیکھنی ہو تو ہالینڈ کے کوکنہاف گارڈن سے بہتر جگہ اس زمین پر نہیں ملے گی۔ یہاں موسم بہار میں 70 لاکھ پھول لگائے جاتے ہیں۔ کوکنہاف گارڈن ٹیولپ کے پھولوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں سیاح اپنی آنکھوں اور دل کے بند دریچوں کو منور کرنے آتے ہیں۔ ٹیولپ کی داستان بھی دلچسپ ہے۔ اس پھول کا 5 صدیوں پہلے ہالینڈ میں وجود تک نہ تھا۔
ट्यूलिपान फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने पग या पगड़ी के हैं। तुर्की पर सल्तनत उस्मानिया के हाकिम सुलेमान दोइम की हुकूमत थी। सुल्तान ने ऑस्ट्रिया के सफ़ीर को ट्यूलिप के कुछ बीज बतौर तोहफ़ा इनायत किए। ये तोहफ़ा एक डच शख्स कार्लस तक पहुंचा जिसने 1593 में पहला ट्यूलिप हॉलैंड की सरजमीन पर काश्त किया। ट्यूलिप बुनियादी तौर पर तुर्की और चीन के पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आज यूँ महसूस होता है कि ट्यूलिप का अगर कोई ताल्लुक़ है तो सिर्फ नीदरलैंड से। लाइडन शहर में हर तरफ ट्यूलिप के खेत मौजूद हैं। इन बागात को देखने का सबसे बेहतरीन वक्त मई का महीना है। फूलों की एक परेड का भी इंतज़ाम किया जाता है और वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इन 70 लाख फूलों के पीछे 100 से ज़ायद डच कंपनियां हैं जो अपने बेहतरीन फूल नुमाइश में रखती हैं। हॉलैंड सिर्फ फूलों से हर साल 11 अरब डॉलर कमाता है। कोकनहफ गार्डन को गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। नीदरलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग मास्टोरेन रोटरडैम में है जिसकी ऊंचाई 165 मीटर है। राइक्स म्यूजियम मुल्की तारीख और आर्ट्स की अजमत का निशान है। यहाँ पर डच गोल्डन एज के अहद की बेशुमार पेंटिंग्स और दीगर अशिया सयाहों की तवज्जो का बायस है। 2013 तक इस म्यूजियम को अज़े सरनौ मुकम्मल तौर पर नए सिरे से सजाते हुए कई इजाफे भी किए गए, लेकिन पुराने नादिर नमूने आज भी आने वालों की दिलचस्पी के लिए मौजूद हैं। नीदरलैंड को विंड मिल्स का घर भी कहा जाता है। इस नौ की सबसे ज़्यादा मिल्स काइंडरडिजिक के कस्बे में पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 1000 के करीब ऐसी मिलें मौजूद हैं। हुकूमत ने इसकी तनसीब के लिए काबिल कदर हद तक तवज्जो का मुजाहरा किया है। 1740 में सिर्फ काइंडरडिजिक में 19 ऐसी विंड मिल्स लगाई गईं जो कि न सिर्फ आज तक महफूज हालत में हैं बल्कि सयाहों के लिए भी इंतहाई कशिश की हामिल हैं। नहरों के दिलफरेब जाल, झीलों और दिलकश नज़ारों से सजा लाइडन शहर अपनी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये यूनिवर्सिटी 1575 में कायम की गई थी। इस शहर में नहरों का जाल बिछा हुआ है जो कि शहर के वस्त में आकर इकट्ठी होती हैं, जिससे इस शहर का हुस्न मजीद निखर जाता है। इसको लाइडन का सबसे पुराना मरकज़ होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके हसीन और दिलफरेब मनाजिर सयाहों को मदहोश करने में अपना सानी नहीं रखते। एम्स्टरडैम की मशहूर व मारूफ नहरें भी दुनिया भर में शोहरत रखती हैं। इन नहरों की तामीर 17वीं सदी में हुई। इन खूबसूरत नहरों पर जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, आज भी 1500 पुल और 1500 यादगार इमारतें मौजूद हैं जो कि इस मकाम के हुस्न की दावेदार भी हैं और सही मानों में सयाहों की दिलचस्पी का महवर भी। नीदरलैंड ने अपनी समुद्री सरहदों की तरफ दीवारें तामीर की हुई हैं ताकि समुंदर का पानी किसी शहर में दाखिल ना हो सके। कहा जाता है कि अगर ये दीवारें ना हो तो समुंदर का पानी शहरों में दाखिल होने से नीदरलैंड का 45% इलाका पानी में डूब सकता है। नीदरलैंड का स्काइफल एयरपोर्ट सतह समुंदर से 4 मीटर नीचे वाक़या है। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह नीदरलैंड में मुकम्मल बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद है और मुसलमान ख़वातीन किसी भी अवामी जगह पर मुकम्मल पर्दा नहीं कर सकती। नीदरलैंड में 500 से 1000 साल तक पुरानी इमारतों को तारीखी विरसा करार दिया गया है। इन इमारात की बैरूनी छेड़छाड़ मना है, लेकिन अंदर से इन इमारतों को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक सजाया गया है। यूं एम्स्टरडैम की 1000 साल पुरानी शान व शौकत आज भी कायम है। डच बच्चों को दुनिया के सबसे खुश बच्चे कहा जाता है क्योंकि क्लास में टेस्ट या इम्तिहान नाम का कोई काम नहीं होता। हॉलैंड के गाइथोरन गांव को ख्वाबों का शहर कहा जाता है। इस गांव में कोई भी सड़क नहीं, इसीलिए इसको हॉलैंड का वीनस भी कहते हैं। 1230 में बनने वाले इस गांव को ख्वाबों की जन्नत कहा जाता है। इस गांव में कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ सयाहों का तांता बंधा रहता है। ऐसे गांव अल्फ-लैलवी कहानियों और फिल्मी सीन्स में ही देखने को मिलते हैं, जिसके शहर में खोकर ज़बान से बेख्तियार निकलता है सुबहान अल्लाह। हातिम ताई के 7 सवालों में एक सवाल ये भी था कि वो क्या है जो एक बार देखा है दूसरी बार देखने की आरजू है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप धीरे से कह दें किंगडम ऑफ नीदरलैंड। फुटबॉल नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल है, जबकि हॉकी और वॉलीबॉल भी बहुत शौक से खेली जाती हैं। इसके साथ साथ आइस स्केटिंग, टेनिस, जिम्नास्टिक और गोल्फ भी यहाँ खेली जाने वाली खेलों में मकबूल हैं। नीदरलैंड का कौमी जानवर शेर, सियालमढींग कौमी परिंदा, जबकि ट्यूलिप कौमी फूल है। नीदरलैंड में ज़्यादातर यूरो इस्तेमाल होता है, लेकिन हॉलैंड के इलाके में अमेरिकी डॉलर राइज है। दोस्तों, ये थी नीदरलैंड की आवारागर्दी। उम्मीद है पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के हसूल के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही किसी नई आवारागर्दी के साथ हाजिर होऊंगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।